हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल का हिंदी मासिक पत्रिका जो है, ये करंट अफेयर्स का बुक है। इसमें मार्च 2021 के एडिशन को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में वो टॉपिक को कवर नहीं किया गया है जो प्रतियोगिता दर्पण में दिया गया है, ठीक है। और जो रेस्ट एक्स्ट्रा टॉपिक है सिर्फ उसे इस वीडियो में कवर किया गया है, क्योंकि जो टॉपिक दिया गया है उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना गया है, प्रतियोगिता दर्पण मार्च एडिशन। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। अगर उसे भी ऐड करते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला आ रहा है एपिक। एपिक आपको हो गया इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। देखिए 25 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का जो इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है उसको लॉन्च किया गया है, जिसको कहते हैं एपिक, मतलब इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। चलिए देखिए, ये आईडी कार्ड जो है आप मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर पे या डिजिटल लॉकर में सेव कर सकते हैं। मतलब मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं आप पीडीएफ के रूप में, ठीक है। और इस पीडीएफ का खासियत ये होगा कि इसमें एडिट नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट कि इसमें ई वोटर कार्ड का प्रयोग मतदाता मतदान के दिन प्रयोग कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि अप्रैल से मई में आपको 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें आपको पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, फिर आपको तमिलनाडु, फिर आपको असम, फिर है केरल, फिर आपको पुदुचेरी। इन जगह पे अभी इलेक्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वोटर कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, ई संस्करण का, ठीक है। और देखिए यह सुविधा जो है 1 फरवरी से अन्य सभी मतदाताओं को मिलने लग गई है, ठीक है। और मतलब जिन मतदाताओं ने अपना फोटो पहचान पत्र खो दिया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, वो इसको मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रीसा। देखिए पहले हम लोग रीसा को देखते हैं क्या है। रीसा जो है एक तरह का आपको पारंपरिक त्रिपुरारी महिला पोशाक है, ठीक है। इसको 3 भाग में पहना जाता है। पहले अगर 2 देखा जाए तो वो है आपको रिनई और है रिकुटू, ठीक है। देखिए रिनाई जो है वो बेसिकली उपयोग किया जाता है शरीर के निचले हिस्से को कवर करने के लिए, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पहनने के लिए, ठीक है। फिर आपको आता है रिकुटू। रिकुटू जो है वो शरीर के ऊपरी जो आधा हिस्सा होता है उसको कवर करते हैं और इसको चारों ओर लपेटा जाता है। हालांकि ये भारतीय साड़ी में आपको चुनरी या पल्लू की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अगर तीसरा है तो वो है रीसा। अब रीसा के बारे में देखा जाए तो त्रिपुरा सरकार अब त्रिपुरा के प्रमुख वस्त्र जो रीसा है, जो कि हाथ से बनने वाले वस्त्र हैं, उसको त्रिपुरा देसी आदिवासी समुदाय द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो कि अब राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए तैयार है। और देखा जाए रीसा वस्त्र को लड़कियां जो है पहली बार आपको पहनती हैं 12 से 14 साल की उम्र में, और रीसा सरोमनी नामक एक कार्यक्रम में पहनती है। फिर इसका उपयोग जो है वो धार्मिक त्यौहार के जैसे होता है, जिसमें आदिवासी समुदाय की एक पारंपरिक त्यौहार जिसे कहते हैं गड़िया पूजा, या फिर शादियों या त्योहारों के दौरान पुरुषों द्वारा सिर के ऊपर जो पगड़ी के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आयुष्मान सीएपीएफ योजना। देखिए ये 23 जनवरी 2021 को देश के सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का लाभ प्रदान के लिए आयुष्मान सीएपीएफ योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत देखा जाए तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, आसाम राइफल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लगभग 28 लाख कर्मियों को और परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के द्वारा कवर किया जाएगा। इसके तहत होगा यूं कि भारत में जो सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पताल हैं उसमें आपको माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का धनराशि लाभार्थी को मुहैया किया जाएगा। अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन के बाद तक नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य उपचार व दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध होंगी, ठीक है। इसमें लगभग 10.74 करोड़ मतलब 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और वंचित परिवार को लगभग आपको 50 करोड़ लाभार्थी होते हैं इस योजना से लाभ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी।
तो देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है और निर्यातों की त्वरित मंजूरी के लिए समिति की गठन की गई है। देखिए, आकाश का जो मारक क्षमता है वो है सतह से 25 किलोमीटर तक, ठीक है। और ये देश का एक महत्वपूर्ण मिसाइल है जो आकाश में 96% से अधिक स्वदेशीकरण इसको किया गया है, ठीक है। और देखिए, इसमें देखा जाए तो भारत सरकार ने $5 बिलियन की रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उच्च मूल्य वाले रक्षा प्लेटफॉर्म के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने का विचार किया है। निर्यातों की त्वरित मंजूरी के लिए एक समिति आकाश के अलावा अन्य प्रमुख प्लेटफॉर्म जैसे कि तटीय निगरानी प्रणाली रडार और एयर प्लेटफॉर्म में भी रुचि दिखलाई है। और इस आकाश मिसाइल के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसको 2014 में भारतीय वायुसेना ने और 2015 में भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है रतले पनबिजली परियोजना। ये रतले पनबिजली परियोजना जो है वो आपको जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर है, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो 20 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की जो रतले पनबिजली परियोजना है उसको मंजूरी दी है। इसमें जो निवेश होगा वो कुल 5,281.94 करोड़ रुपए का होगा और ये परियोजना 850 मेगावाट का होगा, ठीक है। देखिए, इसमें राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड का हिस्सेदारी है, जिसमें आपको NHPC का 51% और JKSPDC का 49%, ठीक है। देखिए, इस परियोजना में कुल 60 माह की अवधि के भीतर इसको चालू किया जाएगा। देखिए, इसमें अगर हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर है वहाँ पर आपको 5,289 करोड़ का जो मुफ्त बिजली पाने के साथ साथ 40 वर्षों की परियोजना जीवन चक्र के दौरान रतले पनबिजली परियोजना से आपको 9,581 करोड़ रुपए के जल उपयोग शुल्क के माध्यम से लाभान्वित होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षित। तो देखिए, ये DRDO के द्वारा किया जा रहा है। DRDO द्वारा दिल्ली में स्थित है, वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस निम्स, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान, ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF को बाइक आधारित कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन रक्षित को सौंपा है। इसमें देखा जाए तो ये स्वनिर्धारित एक रिक्लाइनिंग कैजुअलिटी इक्विवेशन सीट लगाई गई है जिसको आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। ये संकीर्ण सड़कों और दूर दराज के इलाकों के लिए उपयोगी होगी जहां एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये बाइक एम्बुलेंस जो है न कि केवल अर्धसैनिक और सैन्य बल के लिए उपयोगी है बल्कि वहाँ के नागरिक जो होंगे उसके लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है LCA तेजस MK1A लड़ाकू विमान। अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये एक तरह का 4+ जनरेशन का है, 4+ जनरेशन का एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। 13 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 हल्के लड़ाकू विमान जैसे तेजस नाम है उसे खरीदने को मंजूरी दी है। इस 83 में अगर देखा जाए तो 73 LCA तेजस MK1 लड़ाकू विमान है और 10 LCA तेजस MK1 ट्रेनर विमान है, ठीक है। इसमें जो कुल लागत लगेगा वो है 45,696 करोड़। इसके बारे में देखा जाए तो ये विमान जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किया गया सक्रिय एरा रेडार मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरा है। फिर आपको ये जो बियॉन्ड द विजुअल रेंज मिसाइल को देख सकता है। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, इन सब के लिए इसका परिचालन क्षमता से ये लैस है, ठीक है। और इसको देखा जाए तो इसका जो डिज़ाइन और बुनियादी ढांचे का जो विकास है उसके लिए 1202 करोड़ रुपए और मंजूर किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। इसमें अगर देखिए तो 6 जनवरी 2021 को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया वेब 1 रिपोर्ट जारी की है। इसमें स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक निर्धारकों और भारत की बढ़ती उम्र की जो जनसंख्या है उसके परिमाणों को वैज्ञानिक जांच का व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया है, ठीक है। देखिए 2011 की जनगणना में अगर देखा जाए जो 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति थे तो वो थे 8.6% और इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक जो बुजुर्ग होंगे जो 60 वर्ष के अधिक होंगे वो 31 करोड़ 90 लाख
हो जाएगा, जो कि आपको प्रति वर्ष 3% का वृद्धि देखा जा रहा है इसमें। ठीक है, और अगर हम लोग इसके अध्ययन को देखें तो अध्ययन अगर देखा जाए तो ये भारत का जो आपको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का है, जो बुजुर्गों के स्वास्थ्य का देखभाल के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो, फिर हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के माध्यम से इसका स्टडी किया जा रहा है। और इसमें देखें तो 75%, लगभग 75% बुजुर्ग जो हैं वो पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं। फिर आपको 40% बुजुर्ग जो है किसी न किसी दिव्यांग से ग्रसित हो गए हैं। फिर आपको 20% बुजुर्ग जो हैं वो आपको मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनसे पीड़ित हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण। 15 जनवरी 2021 को देश के जो सभी राज्यों में लगभग 600 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण का शुभारंभ किया गया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अगुवाई वाले इस चरण में नए युग और कोविड से संबंधित कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें आगे देखें तो स्किल इंडिया मिशन जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये 3.0 में 2020-21 के परिव्यय जो होंगे वो होंगे 948.90 लाख रुपए। फिर आपको परीक्षण देने की जो प्रकल्पना की गई है वो 8 लाख उम्मीदवारों को परीक्षण दी जाएगी। ठीक है, इसमें देखा जाए तो 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, फिर स्किल इंडिया के तहत जो सूची में शामिल गैर प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हैं वहां परीक्षण केंद्र, फिर आपको 200 से अधिक ITI कुशल पेशेवर का एक मजबूत पुल बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इसमें हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आपको 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया था। कब? 15 जुलाई 2015 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखिए 20 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण के अंतर्गत लगभग 2691 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की गई, जिसमें 5.3 लाख लाभार्थी को आर्थिक सहायता की पहली किस्त और 80,000 लाभार्थी को दूसरी किस्त प्राप्त हुई। इस योजना के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अब तक लगभग 1.26 करोड़ घर पहले ही बनाए गए हैं। फिर आपको मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए, और जबकि पहाड़ी क्षेत्र जो कि आपके पूर्वोत्तर राज्य, दुर्गम स्थान और जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे लोगों को 1.30 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही साथ शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत या फिर अन्य स्रोतों से 12,000, ठीक है, 12,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष। तो देखिए ये 28 जनवरी 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री बारबरा पॉम्पिलो ने नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की है। और इसका जो उद्देश्य है, मतलब जो लक्ष्य है, वो है कि सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना, फिर आपको वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाली जो कार्रवाई है उसके प्रभाव को बढ़ाना और इससे से अधिक लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, इसमें आगे देखें तो 2021-22 तक आयोजित होने वाला जो ये भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष है उसका मुख्य रूप से 5 विषय पर केंद्रित है। आपको पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास और नवीकरणीय ऊर्जा का विकास और ऊर्जा दक्षता, ये 5 विषय पर ये केंद्रित है। ठीक है, इसमें आगे देखें जो भारत की तरफ से जो इस कार्यक्रम का आयोजन होगा तो वो होगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, फिर विदेश मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और जो अन्य संबंधित मंत्रालय या विभाग या संगठन है उसके सहयोग से इसका शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है अमेरिका द्वारा फिलिस्तीनियों के साथ संबंध बहाली की घोषणा। तो देखिए ये 26 जनवरी 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन द्वारा फिलिस्तीनियों के साथ संबंध की बहाल करने और फिलिस्तीनी शरणार्थी के लिए फिर से सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसमें और देखा जाए तो जो दशकों पुराना जो संघर्ष है उसको समाप्त करने के लिए इजराइल और फिलिस्तीनियों के मध्य सहमति प्राप्त 2 राष्ट्र समाधान के लिए
इसके नए सहयोग का एक प्रमुख तत्व है। ठीक है, इसमें आगे है कि जो पश्चिमी एशिया शांति योजना है, जिसमें इजराइल के लिए अविभाजित राजधानी के रूप में जेरूसलम सौंपे जाने और कड़ी शर्तों के आधार पर फिलिस्तीनी को भविष्य में राष्ट्र का दर्जा देने की बात कही गई है। फिर इसमें आगे देखें तो साथ ही साथ जो पश्चिमी तट की बस्तियां हैं उसको इजराइल की संप्रभुता देने का प्रस्ताव भी था। ठीक है, इसमें मेनली देखा जाए तो जैसे इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष का शुरुआत हुआ था तो आपको वो 19वीं सदी में हुआ था। ठीक है, 19वीं सदी में। फिर इसमें जो अंत में जो मुख्यतः इस भूभाग का जो अधिकार के लिए संघर्ष के रूप में इसका हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का नया आर्कटिक नीति मसौदा। ये जनवरी 2021 में भारत ने एक नई आर्कटिक नीति मसौदे का अनावरण किया है। आर्कटिक क्षेत्र में जो वैज्ञानिक अनुसंधान, सतत पर्यटन और खनिज तेल और गैस की खोज को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर आपको वैज्ञानिक अनुसंधान का नेतृत्व करेगा कौन? तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। और इस नीति का जो उद्देश्य है वो है आपको पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान के खनिज तेल और गैस की खोज के लिए आर्कटिक से संबंधित कार्यक्रम हेतु प्रभावी योजना तैयार करना और आर्कटिक उद्यमों के साथ जुड़ने के लिए विशेष क्षमता और जागरूकता के निर्माण में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना। इसमें हम लोग अगर देखें तो भारत ने 2007 में, ठीक है, भारत ने 2007 में आर्कटिक में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया था। हिमाद्री भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है जो स्पिट्सबर्न स्वालबोर्ड नॉर्वे में स्थित है। इसे 2008 में भारत की दूसरे आर्कटिक अभियान के दौरान स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ओपन स्काई संधि। तो देखिए 15 जनवरी 2021 को रूस ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। यह संधि जो है आपको 30 से अधिक देशों के बीच एक समझौता है जो सदस्य देशों को उनके साथी सदस्य देशों के किसी भी हिस्से से निहत्थे निगरानी विमानों को उड़ाने की अनुमति देता है। ठीक है, देखिए संधि के तहत यह हुआ था कि एक सदस्य देश अन्य देश की सहमति से 72 घंटे पहले नोटिस देकर उसके किसी भी हिस्से पर हवाई निगरानी कर सकता है और 24 घंटे पहले अपनी सटीक उड़ान पथ साझा कर सकता है। सैन्य गतिविधि, सैन्य अभ्यास, मिसाइल तैनाती पर एकत्रित जानकारी को सभी सदस्य देशों के साथ साझा करना होता था। इसमें देखें तो रूस पर जो समझौते का उल्लंघन का जो आरोप था उसके बाद अमेरिका ने पहले संधि को छोड़ दिया। फिर रूस ने अब संधि छोड़ने का अपना फैसला के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। और ये संधि जो है आपको 2002 में, ठीक है, 2002 में प्रभावी हुई थी और उसमें उस समय 35 हस्ताक्षरकर्ता थे जिसमें प्रमुख देश में आपको अमेरिका और रशिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्राचीनतम ज्ञात गुहा चित्रकारी की खोज। तो देखिए प्राचीनतम ज्ञात गुहा मतलब ओल्डेस्ट केव पेंटिंग की खोज की गई है। ये कहाँ हुई है? तो ये इंडोनेशिया में हुई है। चलिए इसको डिटेल में देखें। जनवरी 2021 में पुरातत्वविद ने दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुहा चित्रकारी का पता लगाया। पुरातत्वविद ने एक जंगली सुअर की आदमकद तस्वीर की खोज की है और इसको कम से कम 45,500 साल पुराना माना गया है। ठीक है, और ये कहाँ मिला है? तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर ये चित्र में इस मतलब इसको चित्रित किया गया वहाँ पे। ठीक है, और सुलावेसी जंगली सुअर की ये चित्रकारी जो है वो लिनक टेंडोंगे की चूना पत्थर की गुफा में खोजी गई है। चित्रकारी की तिथि निर्धारण जो की गई है पुरातत्वविदों के द्वारा वो है यूरेनियम सीरीज आइसोटोप विश्लेषक नामक एक विधि के प्रयोग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत की लिथियम हेतु अर्जेंटीना से समझौता किया गया है। ठीक है, देखिए जनवरी 2021 में भारत ने हाल ही में निगमित सरकारी कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के जरिए लिथियम हेतु अर्जेंटीना के एक फर्म के साथ समझौता किया है। अर्जेंटीना में जो लिथियम है वो विश्व का तीसरा सबसे अधिक भंडार है। ठीक है, और ये लिथियम जो है एक्चुअली देखा जाए तो आपको चांदी जैसा सफ़ेद क्षार धातु लिथियम है। इसका उपयोग हम लोग लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी के लिए किया जाता है। और ये लिथियम आयन बैटरी जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक वाहन, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन की पावर देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अर्जेंटीना ने दिया गर्भपात को वैध दर्जा। ठीक है, यहाँ वैध होगा
और देखा जाए तो अर्जेंटीना द्वारा गर्भपात को वैध कहा गया है गर्भावस्था के 14वें सप्ताह तक के गर्भपात को, ठीक है। और भारत में गर्भपात का देखा जाए तो गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति मतलब संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार गर्भावस्था के 24वें सप्ताह तक कानूनी है। पहले ये अवधि 20 सप्ताह तक था, अब इसे 24वें सप्ताह तक कर दिया गया है। और अर्जेंटीना में अगर देखा जाए तो इसको एक ऐतिहासिक बदलाव माना गया है, क्योंकि इससे पहले वहाँ बलात्कार के मामलों में या महिला के स्वास्थ्य के गंभीर जोखिम के दौरान ही गर्भपात की अनुमति थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में पहला है घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक, मतलब डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक, जिसको डीसिप कहा गया है। और आरबीआई ने इसकी सूची जारी की है 19 जनवरी 2021 को। इसमें अगर देखा जाए सूची में तो एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक अथवा संस्था के रूप में बरकरार रखा गया और ये कहा गया है कि ये इतने बड़े हैं कि इन्हें असफल नहीं होने दिया जा सकता, मतलब इट्स टू बिग टू फेल। और ये अपडेट जो है वो 31 मार्च 2020 तक बैंकों के एकत्र किए गए आंकड़ों के आधारित है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए तो नेक्स्ट है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और जय किसान में समझौता। तो देखिए ये जनवरी 2021 में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने कर्नाटक में जय किसान मतलब ग्रीन्स इन एग्रीटेक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड का एक ग्रामीण केंद्रित फिनटेक प्लेटफॉर्म है, उसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य था कि कर्नाटक में जो व्यक्तिगत और व्यवसाय के लिए जो वित्तीय सेवा तक पहुंच में विस्तार करना, ठीक है। और अगर देखा जाए कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को तो जो 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे, मलप्रभा ग्रामीण बैंक, बीजापुर ग्रामीण बैंक, वर्धा ग्रामीण बैंक और नेत्रवती ग्रामीण बैंक, इसके सम्मेलन से भारत सरकार ने इसको मतलब 12 सितंबर 2005 को इसको कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक में स्थापित किया गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है एयरटेल सेफ पे। देखिए दिसंबर में एयरटेल पेमेंट बैंक ने डिजिटल रूप से भुगतान करने का एक सुरक्षित तरीका एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अब त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा और सिडबी में समझौता। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को एक बार के पुनर्गठन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम करने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत ग्राहकों को 25 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो एमएसएमई है उसके ग्राहक अब वेब आधारित पोर्टल है एमएसएमई के, उस पे एसेट रिस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल का उपयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ने हासिल किया स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस। तो देखिए ये जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ने आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस हासिल कर लिया। शिवालिक मर्केंटाइल बैंक को मतलब कोऑपरेटिव बैंक में स्वैच्छिक रूप से बदलाव की योजना के तहत जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तन करने वाला देश का ये पहला सरकारी बैंक बन गया है। नेक्स्ट है क्रिप्टो बैंक संयुक्त उद्यम यूनिकैश। तो ब्लॉकचेन आधारित फिनटेक जो कैसा ने क्रिप्टो बैंक संयुक्त उद्यम यूनिकैश लॉन्च करने के लिए एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनाइटेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ साझेदारी की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है नियुक्तियां मतलब अपॉइंटमेंट। इसमें बहुत से अपॉइंटमेंट्स आपको दिए गए हैं प्रतियोगिता दर्पण में, ठीक है, और जो रेस्ट एक्स्ट्रा थे उसको इसमें कवर किया गया है। लेकिन जब पीडीएफ बनेगा तो दोनों को मर्ज कर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है क्योंकि पीडीएफ वहीं आएगा। अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं? तो वो बने हैं डॉक्टर राज अय्यर। ये अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी हैं, ठीक है। फिर है हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त, तो ये हुए हैं रितेश तिवारी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार सम्मान, जिसमें पहला टॉपिक है कोयला मंत्री पुरस्कार 2020। तो देखिए ये कोयला मंत्री पुरस्कार सम्मान जो दिया गया है वो केंद्रीय कोयला मंत्री खान मंत्रालय जो है प्रहलाद जोशी उसके द्वारा दिया गया है और ये कोल इंडिया लिमिटेड की 3 कंपनियों को इसको दिया गया है। कब? तो 21 जनवरी 2021 को। और देखिए 3 कंपनियां कौन कौन है? तो एक है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, फिर है आपको सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और तीसरा है आपको वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड।
ठीक है, इन तीनों कंपनी को दिया गया है। और ये दिया गया है इसलिए ताकि देश में जो कोयला खनन में सबसे अच्छा और जो अस्थायी प्रथा है उसको बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। ठीक है, नॉर्दर्न फील्ड लिमिटेड को अगर दिया गया है तो देखा जाए तो ये दिया गया उसके कोयला उत्पादन और उत्पादकता में उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए। फिर आपको CCL मतलब सेंट्रल कोल फील्ड्स के बारे में देखा जाए तो ये दिया गया है उसे सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रथा के लिए। फिर आपको वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो WCL है, WCL को दिया गया है आपको टिकाऊ खनन को अपनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है युद्धाभ्यास और सैन्य अभ्यास। तो पहला इसमें है कवच अभ्यास। कवच जो है वो जनवरी 2021 में अंडमान और निकोबार में संपन्न किया गया। इसमें आपको भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल को जो संसाधन है उन सबको मिलाकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का संचालन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपको भारत फ्रांस वायुसैनिक अभ्यास डेजर्ट नाइट 21। तो देखिए ये 20 से 24 जनवरी 2021 को हुआ था। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना एवं अंतरिक्ष सेना जिसको कहते हैं आर्मी डी एयरटेट डिस्पेस एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 में हिस्सा लिया। ठीक है, देखिए ये जोधपुर के वायुसेना स्टेशन पर इसको आयोजित किया गया था और दोनों ही देश वायुसेनाओं में राफेल शामिल किए गए थे। ठीक है, दोनों इस प्रैक्टिस में मतलब इस अभ्यास में दोनों ही देशों ने, भारत भी और फ्रांस भी, राफेल को शामिल किया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है निधन। निधन में पहला है डॉक्टर वी शांता। तो ये पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित है और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित है। और ये विश्व प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ थी जिसको चेन्नई में 93 ईयर्स के एज में इनका निधन हो गया। फिर दूसरे हैं प्रोफेसर शशि कुमार चित्रे। ये पद्म भूषण से सम्मानित हैं और जाने माने खगोल वैज्ञानिक प्रोफेसर शशि कुमार मधुसूदन चित्रे 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, फिर तीसरे हैं आपको डी प्रकाश राव। ये भी पद्मश्री से सम्मानित हैं। राव को कटक में झुग्गियों में अनाथ बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनके योगदान के लिए जाना जाता था। वे प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे और 63 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फिर आपको नेक्स्ट है तुर्लापति कुटुंबा राव। ये इंग्लैंड विरुद्ध पत्रकार हैं, लेखक हैं, फिर पद्मश्री से सम्मानित भी थे और 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। इसमें आगे है वेद मेहता जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं, प्रसिद्ध भारतवंशी लेखक और उपन्यासकार जिनका निधन हो गया है 86 वर्ष की आयु में। फिर आपको सत्यपौल। ये भारतीय साड़ी को नई पहचान देने वाले प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सत्यपौल 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तकें। पुस्तकें में पहले अगर देखा जाए तो पहला है मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन ईको। इसके लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह। ठीक है, फिर आपको दूसरा है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड और सम्राट हल्दर। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। इसके लेखक हैं आर कौशिक। ठीक है, नेक्स्ट है बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी। इसके लेखक है मिहिर दलाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें आगे है पीस ऑफ वॉर नैरेटिव्स ऑफ रेजिलेंस एंड होप। इसके लेखक हैं मेहा दीक्षित। ठीक है, फिर नेक्स्ट बुक है आपको कमला हैरिस द अमेरिकन स्टोरी दैट बिगिंस ऑन इंडियाज सोल। इसके लेखक है हंसा मखिजानी जैन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट बुक है द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। इसके लेखक हैं राम सेवक शर्मा। फिर नेक्स्ट बुक है एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। इसके लेखक हैं डॉक्टर स्तुति शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है खेलकूद। खेलकूद में पहला है आपको चर्चित खेल व्यक्तित्व। तो देखिए इसमें पहला आपको आ रहा है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्का लगाने वाले, मतलब इसमें आप टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट को मिलाकर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्का लगाने वाले विश्व के ये पहले बल्लेबाज बन गए। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपको कुमार संगकारा। कुमार संगकारा जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स द्वारा आगामी सत्र के लिए फ्रेंचाइजी क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन जो है वो न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और स्टार क्रिकेटर, मात्र 36 गेंद पर शतक लगाकर महिला 20 क्रिकेट में
सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई। ठीक है, महिला क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली T20 में सोफी डिवाइन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कृष्णन शशिकरण। ठीक है, यहाँ 6 नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, इसको PDF में ठीक कर देंगे। इसमें देखा जाए तो भारतीय ग्रैंड मास्टर कृष्णन शशिकरण ने शतरंज का रिल्टन विनर्स कप 2020-21 खिताब जीत लिया है और हराया किसे, तो वो है ग्रैंड मास्टर अलेक्जेंडर सिमानोव को। ये रूस के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेहान जयसूर्या। सेहान जयसूर्या जो है वो श्रीलंका के 29 वर्षीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, मात्र 29 वर्ष के थे और इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने 12 एक दिवसीय और 18 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोमरोन तुर्सुनोव। तो ये टेरिम रोड एथलेटिक्स यूनियन के तजाकिस्तान की फॉरवर्ड कोमरोन तुर्सुनोव ने आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे तेज गोल किया। रियल कश्मीर FC के खिलाफ खेल शुरू होने के 9वें सेकंड में गोल किया इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जॉन फुल्टन रीड। ये न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज हैं जॉन फुल्टन रीड। इनका निधन हो गया है 64 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है लियोन मेंडेका। ये मात्र 14 वर्ष के हैं लियोन मेंडेका, जो कि इटली में एक टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम मानक पदक जीतकर भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, फिर आपको है नेक्स्ट कोलिन मैकडोनाल्ड। कोलिन मैकडोनाल्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज थे और इनका निधन हो गया है 92 ईयर्स की एज में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपको ITBP ने जीता 10वां राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो देखिए ये 16 से 22 जनवरी 2021 को इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था गुलमार्ग आइस रिंक में। ठीक है, फिर देखिए प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो 8,694 फीट की ऊंचाई पर और हिमांक बिंदु के नीचे इस तापमान में इसको आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत की घोषणा की गई है। ठीक है, ICC प्लेयर ऑफ द ईयर दिया जाता था, अब ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स की भी शुरुआत की जा रही है। तो इसकी घोषणा हो गई है 27 जनवरी 2021 को दुबई में। ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो पुरुष और महिला क्रिकेटर हैं उसको इस हर महीने सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपको अबू धाबी महिला टेनिस ओपन 2021। तो ये 6 से 13 जनवरी 2021 तक अबू धाबी में संपन्न हुआ है। इसमें आपको महिला एकल में देखा जाए तो विजेता है एरिना सवालेंका जो कि बेलारूस की हैं। फिर जो उप विजेता है वो है वेरोनिका कुदरमेटोवा रूस की। ठीक है, और अगर महिला युगल में देखा जाए तो विजेता है सुको ओयामा और एन सिबाहारो, ये दोनों जापान के हैं। फिर आपको उप विजेता है हेले कार्टर अमेरिका की और लुइसा स्टेफनी ब्राजील के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है दिवस। दिवस में देखा जाए तो पहला है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। फिर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। फिर आपको 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। फिर 12 जनवरी को आपको स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है जिसे हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, यूथ डे। ठीक है, फिर आपको 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आपको 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक देखा जाए तो ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आपको 21 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर इन तीनों का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 24 जनवरी। 24 जनवरी को देखा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है जिसको हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार घोषित किया गया है पराक्रम दिवस। फिर आपको 24 जनवरी को देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। फिर 24 जनवरी को आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है जिसकी थीम था देश की बेटी। फिर 25 जनवरी को है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और इसका विषय है मतदाताओं को सशक्त, सतर्क और सुरक्षित और जानकार बनाना। फिर 26 जनवरी को देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है और भारत के गणतंत्र दिवस भी। फिर आपको इसका अगर देखा जाए 26 जनवरी को जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस का जो विषय है वो है एक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला के लिए सीमा शुल्क वसूली, नवीकरण और लचीलापन। फिर लास्ट है आपको 30 जनवरी। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है जिसको हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।